हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिव शक्ति कॉमर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन और एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, डिसएडवांटेज माने लिमिटेशंस एंड उसकी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हम आते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में। मतलब यूज़र्स कौन होते हैं, मतलब जिनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस की ज़रूरत होती है। पहले इसकी मीनिंग समझ लेते हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती क्या है? जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है, P&L आता है, बैलेंस शीट आती है, जो भी ऑल ट्रांजैक्शन आते हैं, अब उनको यूज़ करने वाले यूज़र्स होते हैं। अब वो यूज़र्स कौन कौन होते हैं? इसके दो पार्टीशन होते हैं, एक इंटरनल यूज़र्स होते हैं और एक एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं। इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल यूज़र कौन होते हैं? जो कंपनी को बनाने में काम करते हैं, मतलब ओनर, प्रमोटर, डायरेक्टर। ये ओनर, प्रमोटर, डायरेक्टर, मैनेजर भी बोल सकते हो उसको। एक्सटर्नल यूज़र जो हमारे बिजनेस, फॉर्म, कंपनी आउटसाइड, मतलब आउटसाइडर होते हैं, वो एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं। दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किसके लिए? उनको दोनों को ही हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। सो कैसे बोल सकते हैं हम उसको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? मतलब एक्सटर्नल यूज़र में क्या क्या आएंगे? क्रेडिटर, इन्वेस्टर, लेंडर, सप्लायर, गवर्नमेंट एजेंसी। पहले इनके नेम पढ़ लो, फिर आपको एक एक वर्ड बाय वर्ड समझा दूँगी। ओके, गवर्नमेंट एजेंसी, टैक्स अथॉरिटी, और इसमें और भी आप इसको ऐड ऑन कर सकते हो कि टैक्स अथॉरिटी में भी और भी चीज़ें होती है, जैसे गवर्नमेंट एजेंसी में भी होती है, टैक्स अथॉरिटी में भी होती है। ठीक है, ये तो आपकी मेन मतलब। और एम्प्लॉयज़, एक और एम्प्लॉयज़ भी। बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, एम्प्लॉयज़ तो मैम इंटरनल होनी चाहिए। नो, एम्प्लॉयज़ एक्सटर्नल यूजर्स का पार्ट होते हैं। इंटरनल में ओनली ओनर, प्रमोटर और डायरेक्टर आते हैं। ओके, सो अब ये तो हो गए यूज़र्स। इनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत कैसे होती है? ओनर को अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता होनी चाहिए, प्रमोटर, डायरेक्टर, ताकि वो प्रॉपर डिसीजन ले सके अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। क्रेडिटर्स को क्यों अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है? क्रेडिटर्स उनको पोजीशन को देख के ये पता लगा सके कि इस कंपनी से हमें सप्लाई करना चाहिए या माल देना चाहिए, क्या करना चाहिए, कि वो एबल है कि हमारा पेमेंट कर सकती है, नहीं कर सकती। इन्वेस्टर जो भी इन्वेस्ट करते हैं, वो उन्हें भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है कि हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करें, नहीं करें। लेंडर कि हम अगर ये प्रॉपर लेंडर, मतलब जो कंपनी को लोन वगैरह दे सके, तो वो लोन तभी देगी जब इसकी फाइनेंशियल पोजीशन होगी अच्छी पे आउट करने की। सप्लायर भी वही, प्रॉपर पेमेंट टाइमली आ रहा है नहीं आ रहा, सप्लाई कर सकते, माल नहीं कर सकते। गवर्नमेंट एजेंसी एंड टैक्स अथॉरिटी को इसलिए इम्पोर्टेंट ज़रूरत होती है कि अगर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रॉपर रहेगी तो मतलब यूज़र्स के पास अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रहेगी, ताकि वो कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी अगर कोई सब्सिडी देनी हो किसी बिजनेस फॉर्म को, तो वो दे सकती है। टैक्स अथॉरिटी इजीली टैक्स असेस कर सके, इसलिए ये हो गए हमारे यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, देन अब हम आते हैं इसके एडवांटेज पे आते हैं। ओके, एडवांटेज क्या एडवांटेज है इसके? एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करके समझा रही हूँ, सो आपको इजीली अच्छे से समझ आ जाए। सो एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में कैसे? अगर हमारे पास प्रॉपर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रहेगी तो हमारे पास हम क्या क्या कर सकते हैं, मतलब उसके क्या क्या एडवांटेज है, आपको वन बाय वन, पॉइंट टू पॉइंट आपको समझा देती हूँ। सो हेल्पफुल किस में रहेगा?
इन मैनेजमेंट डिसीजन। मैनेजमेंट में क्या, मैनेजमेंट प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं, प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं, कंट्रोलिंग कर सकते हैं। कंट्रोलिंग किस पे, कॉस्ट पे कंट्रोल कर सकते हैं, और भी अदर थिंग। प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे, तो इससे हम प्रॉपर असर्टेन कर सकते हैं। क्या असर्टेन कर सकते हैं, P&L हमारा। सो ये मैनेजमेंट में हेल्पफुल है। अगर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से अगर मैनेजमेंट की हेल्प कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये प्रॉपर प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड हम आराम से मैनेजमेंट उसके P&L को असर्टेन कर सकता है। देन हेल्पफुल किस में, डिसीजन मेकिंग में, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। हम प्रॉपर तरीके से डिसीजन ले सकते हैं हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। और ये क्या प्रोवाइड करता है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड प्रोवाइड्स करता है। इसका क्या फ़ायदा है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड एंड कंप्लीट रिकॉर्ड। कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक भी बोल सकते हो आप इसको, कंप्लीट। सो इससे हम क्या प्रॉपर असेस कर सकते हैं हमारी पोजीशन के बारे में, हम सब कुछ पोजीशन के बारे में असेस कर सकते हैं। देन हमारी फाइनेंशियल पोजीशन तो ये आ ही गई, फाइनेंशियल पोजीशन को भी शो करता है अच्छे से। ये इसके एडवांटेज। और क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं, हम टैक्स को प्रॉपर असेस कर सकते हैं। और क्या हो सकता है, हम कंपेरेबल स्टडी, मतलब अगर हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक सेकेंड, कंपेरेबल स्टडी आपको समझा देती हूँ कैसे कर सकते हैं। अगर समझो हमने हमारा प्रॉपर अकाउंटिंग का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा है ना, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, सारे सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अगर अदर सिमिलर हमारी कोई इंडस्ट्री होगी, सिमिलर हमारा इंडस्ट्री कॉम्पिटिटर होंगे, उससे हम प्रॉपर कंपेयर कर सकते हैं कि हमारी एक्चुअल में पोजीशन क्या है, उससे हम कंपेयर कर सकते हैं। सो इसमें कैसे बोल सकते हैं कि कंपेरेबल स्टडी का एडवांटेज बहुत है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से हम हमारे पोजीशन को अदर सिमिलर इंडस्ट्री से कंपेयर कर सकते हैं। देन ये तो हो गए इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एविडेंस, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज। देन अब इसके हम आते हैं इसके लिमिटेशन में आते हैं। लास्ट में हम इसके क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे। डिसएडवांटेज मतलब इसकी लिमिटेशन क्या है, आपको टू द पॉइंट बता देती हूँ। डिसएडवांटेज और लिमिटेशन। अब इसका फर्स्ट डॉट मतलब ऐसा है कि ये किससे इन्फ्लुएंस भी होता है, इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट। पर्सनल जजमेंट, ओके। सो ये कैसे पर्सनल जजमेंट से इन्फ्लुएंस होगा कि हाँ, कोई हमारे अकाउंटिंग में हमें ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं, मैनेजमेंट को पर्सनली डिसीजन लेने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बताओ, इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री का डिसीजन लेना है कोई, हमें इन्वेंट्री को लीफो बेसिस पे शो करना है या फीफो पे करना है, ये हमारी मैनेजमेंट का खुद का पर्सनल डिसीजन है। तो इस डिसीजन से हमारे प्रॉफिट एंड लॉस पे फ़र्क पड़ सकता है, मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकते हैं। तो ये इसके लिमिटेशन, डिसएडवांटेज है। और भी चीज़ें आती है जिससे हम पर्सनली, अगर हम मैनेजमेंट ये डिसीजन खुद का डिसीजन लेता है कि हम ये फॉलो करें या ये फॉलो करें। सेकंड इसकी लिमिटेशन क्या होगी, ये किस पे बेस होता है, बेस्ड ऑन कन्वेंशन एंड कॉन्सेप्ट। सो ये कैसे बेस होता है, कन्वेंशन एंड कॉन्सेप्ट मतलब प्रॉपर कॉन्सेप्ट पे बेस होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही कॉन्सेप्ट सारी इंडस्ट्री को फॉलो करे। सो इसका एक एडवांटेज भी है, लेकिन मोस्ट डिसएडवांटेज है, सबसे ज़्यादा इसका डिसएडवांटेज है। थर्ड मतलब इसका पॉइंट है, थर्ड इसका पॉइंट है, ये इनकम्प्लीट, कभी कभी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन को भी शो करता है। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन का मतलब कैसे हो सकता है उसका, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, कोई हमारे पास कोई ट्रांजैक्शन ऐसे आ जाते हैं कि हमें कोई सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट मिल गया,
तो उसका एक ही डॉक्यूमेंट मिला, उसका अदर, उसकी डुप्लीकेट कॉपी, उसका कुछ और चीज़ें हमें नहीं मिली। सो कभी कभी ये हमें इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है। देन हम इसको क्या ओमिट करते हैं, मतलब हम क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को हम भूल जाते हैं, मतलब हम इग्नोर करते हैं क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को। अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब आपको समझाती हूँ। क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को इग्नोर करते हैं मतलब कोई बिजनेस फर्म में एम्प्लॉयज़ है, वो उधर काम कर रहे हैं और उनको अगर अच्छी सैलरी नहीं है तो उनका मोरल डाउन है, वो काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो इस चीज़ को अकाउंटिंग ये रिकॉर्ड नहीं करता, ये इग्नोर करता है क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। और 5th पॉइंट है हमारा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये किस पे बेस्ड होता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड होता है। कॉस्ट पे क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस होता है तो इसकी ये लिमिटेशन भी हो गई। कैसे इसकी लिमिटेशन हो गई, क्योंकि हमारी कोई एसेट हम खरीद रहे हैं, उसको आज की वैल्यू पे उसको काउंट नहीं करके उसको पास्ट की वैल्यू पे उसको काउंट कर रहे हैं, जबकि उसे किस वैल्यू पे काउंट करना चाहिए, मतलब उसको किस वैल्यू पे प्रेजेंट करना चाहिए, उसको अभी की एट प्रेजेंट वैल्यू, मतलब उसकी फ़िलहाल उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है उस वैल्यू पे उसको प्रेजेंट करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा, ये इसकी मोस्ट मतलब इम्पॉर्टेंट इसके डिसएडवांटेज है। सो अब इसमें हम ये पढ़ेंगे, इसके आपको एडवांटेज पढ़ा दिया, डिसएडवांटेज पढ़ा दिया, और सबसे इम्पोर्टेंट है अकाउंटिंग के क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। सो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक किसकी, ऑफ अकाउंटिंग। इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट है फॉर क्लास 11th। ये हमेशा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में, मतलब थ्योरी में पूछा जाता है कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या होती है। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें MCQ, अगर कंपटीशन एग्ज़ाम देते तो MCQ पे बेस पूछा जाता है। व्हाट इज़ रिलायबिलिटी, इसका इम्पोर्टेंट एक चीज़ है रिलायबिलिटी। देन सेकंड रेलिवेंस, आपको पहले इम्पोर्टेंट लिख के बता देती हूँ। देन थर्ड अंडरस्टैंडेबिलिटी, देन फोर्थ है इसका कंपेरेबिलिटी। तो सबसे पहले रिलायबिलिटी का मतलब अकाउंटिंग जो होती है हमारी वो किस पे बेस्ड होती है, बेस्ड ऑन फैक्ट और वेरिफिकेशन एंड वेरीफाइबल होनी चाहिए। वेरीफाइबल का मतलब क्या होता है, वेरीफाइबल का मतलब कि हमने जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं जो अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में, वो फैक्ट पे बेस होते हैं और प्रॉपर वेरीफाई होते हैं। मतलब जो भी सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट हमने अरेंज करे हैं, जो भी हमें मिले हैं, उसको हम क्रॉस चेक करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं। उससे हमें प्रॉपर उसकी फैक्ट भी पता चल जाता है और वेरीफाई भी हो जाता है। क्रॉस चेक करते हैं मतलब समझो, एक एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने परचेज करा रॉ मटेरियल, उसका बिल मंगाया, बिल मांगा हमने किससे, सप्लायर से। मतलब सप्लायर ने हमें बिल इशू कर दिया। सो वो बिल सप्लायर इशू करेगा, एक ओरिजिनल कॉपी तो वो हमें दे देगा और डुप्लीकेट वो खुद रख लेगा। अब उसमें से एक भी मिसिंग हो जाती है तो फिर हमारे पास प्रॉपर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रहती नहीं है। तो अगर ये दोनों होगी तो दोनों बिल अगर सेम अमाउंट, सेम क्वांटिटी शो करेंगे तो ये फैक्ट भी शो करता है और वेरीफाई भी कर लेते हैं, उसको क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारी अंडरस्टैंडेबिलिटी, मतलब रिलायबिलिटी, सॉरी। सो सेकंड है रेलिवेंस का मतलब क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक अकाउंटिंग का कैसे। रेलिवेंस मतलब बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है, हमारा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। मतलब हम बिजनेस कर रहे हैं
क्लोथ का, और हमारा ऑब्जेक्टिव है अच्छे प्रॉपर क्वालिटी के क्लोथ बेचना, सेल आउट करना, लेकिन हमारा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मतलब हम रिकॉर्ड कोई और ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। सो रिकॉर्ड अगर कोई और ट्रांजेक्शन कर रहे हैं जो इसके रेलिवेंट, उसके ऑब्जेक्टिव को रेलिवेंस कर ही नहीं सकता, मतलब उसके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के अपोजिट में जा रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। सो क्वालिटेटिव मतलब इसके रेलिवेंस होना चाहिए अकाउंटिंग हमारी। कंपेरेबिलिटी मतलब जो भी हमारी क्वालिटी अकाउंटिंग की क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है हम कंपेयर कर सकते हैं। इस तरह से हम अपने डेटा को ऐसे प्रेजेंट करें ताकि हम हमारा अपने बिजनेस को अदर बिजनेस से कंपेयर कर सकें। और इस तरह से होना चाहिए। एक थर्ड पॉइंट ये रह गया हमारा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक में अंडरस्टैंड। इतना सिंपल वे में हमें अपने फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करना चाहिए ताकि यूज़र्स, भले ही वो एक्सटर्नल यूज़र्स हो या इंटरनल यूज़र्स हो, दोनों ही उसको प्रॉपर अंडरस्टैंड कर सके, प्रॉपर समझ सके कि एक्चुअल में फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की। सो आज की इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।